लास्ट वीडियो में हमने देखा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर्टिकल 76, फिर हमने देखा कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस यानी आर्टिकल 77, फिर हमने देखा आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिविंग टू द प्रेसिडेंट। अब इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 पार्लियामेंट। इसका पहला चैप्टर है जनरल, इसके जितने क्लॉज हैं वो देखेंगे हम। आर्टिकल 79 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के बनने का पूरा फॉर्मेशन कैसे होगा सब इसमें लिखा हुआ है। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, यानी देयर शैल बी का मतलब है कि एक पार्लियामेंट बनेगा जो हमेशा होगा ही होगा। शैल बी में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, शैल का मतलब होना ही होना है, यूनियन के लिए होगा। ठीक, आगे क्या बोलते हैं कि कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट होंगे, साथ में कौन, 2 हाउसेज होंगे। वो 2 हाउसेज कौन कौन से होंगे इसका आगे जिक्र है। टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। जो 2 स्टेट हाउस होंगे, पहले का नाम होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरे का हाउस ऑफ द पीपल। इसी को हम कहते हैं राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल को कहते हैं लोकसभा। ये है सिंपल, यानी पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बना है, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट, तीसरे नंबर पे आता है हाउस ऑफ पीपल। अब आता है आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में कैसे कैसे मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, वो सब के बारे में बातचीत की गई है आर्टिकल 80 में। तो क्लॉज 1 कहता है द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ, शैल क्या क्या है, ए, क्लॉज ए कहता है 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3, यानी ये जो ए सब क्लॉज है इसको क्लॉज 3 यानी यहाँ पे जो मेंशन है इसके अकॉर्डिंग 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। अब आता है क्लॉज बी, सब क्लॉज बी, not more than 238 representatives of the state and of the union territories। तो यहाँ देखो क्या बोला है कि not more than, इसका मतलब होता है कि इस नंबर से ज्यादा नहीं होंगे, इसके इक्वल हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, और not more than का मतलब ये भी है कि इसके बराबर ही हो सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी 238 मेंबर्स की बात करते हैं। इसमें एक और चीज कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहाँ से आएंगे ये लोग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, यानी जो हमारे भारत के 28 स्टेट्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट करेंगे। बाद में इसमें देखो ऐड किया गया है एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज है वहां से भी मेंबर ऑफ राज्यसभा आएंगे। सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज को अलाउ किया गया है, पहली है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी। पुदुचेरी, ये 2 के राज्यसभा मेंबर्स। यहाँ लिखा है एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का मतलब है कि जितनी भी हमारे देश की 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, हर जगह से एज पर लॉ जितना डिसाइड होगा उतने मेंबर ऑफ राज्यसभा आएंगे। अब इसमें देखो यानी टोटल राज्यसभा की सीट्स कितनी हुई, सब क्लॉज 1 में इन्होंने बोला 12, सब क्लॉज 2 में बोला 238, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 250 सीट्स, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में टोटल 250 सीट्स आज अवेलेबल हैं। अब आता है सब क्लॉज 2, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन दैट बिहाफ कंटेन्ड इन द 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल जो है उसमें दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स, राज्यसभा सीट्स। हमने पिछले वीडियो में यही समझा था कि हम आगे समझेंगे कि 4th शेड्यूल में जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो कैसे डिसाइड होंगे, अभी आगे आएगा। इसमें सिंपल कहते हैं कि जितने भी स्टेट्स के एमएलए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, जितने एमएलए हैं वो चूज करेंगे कि राज्यसभा में जितने इलेक्शन के लिए खड़े नॉमिनेशन भरे हुए लोग हैं उनमें कौन जीतेगा, ये है। अब आता है सब क्लॉज 3, द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए of clause 1 shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following namely। देखो अभी हमने यहाँ दिखाया था ना, सब क्लॉज ए में जो मेंशन है कि क्लॉज 3 के बेस पर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किए जाएंगे। वो 12 मेंबर्स इसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन 2 में से कोई एक चीज हो, किस क्षेत्र में होना चाहिए, ये टोटल 4 क्षेत्र हैं। पहला लिटरेचर के क्षेत्र में, दूसरा साइंस के क्षेत्र में, तीसरा आर्ट के, चौथा सोशल वर्क सर्विसेज के क्षेत्र में। विजय माल्या सोशल सर्विसेज के तहत मेंबर ऑफ राज्यसभा बने थे, और जब ये देश छोड़ के भाग गए तो इनकी सीट खाली करवाई गई थी। और ये राज्यसभा की पासपोर्ट में एमपी बनने के बाद आपको जो पासपोर्ट मिलता है उस पासपोर्ट से यूज करते, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके आउट ऑफ इंडिया भागे थे। अब आता है क्लॉज 4, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ईच state in the council of states shall be elected by the elected members of the legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote। जैसा हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए समझा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये कॉन्सेप्ट वही है। इसमें आपको क्या है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि एमएलए चूज करते हैं। कौन से एमएलए, इलेक्टेड एमएलए। जो एमएलसी हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है Clause 5, the representatives of the union territories in the council of states shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनियन टेरिटरीज को, इन्हें ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, मैंने पहले बताया ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में उस हिसाब से जाएंगे जैसा लॉ बना के पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक,
क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनती ही स्पेशल केस के लिए, तो स्पेशल केस को डील कौन करेगा? पार्लियामेंट डील करेगा। तो पार्लियामेंट बताएंगे कि इनके लिए सीट्स देनी भी है या नहीं देनी है। पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं देनी है तो बना देंगे लॉ, और नहीं देंगे। पार्लियामेंट को लगता है इन्हें सीट्स देनी है, एक देनी है तो एक देगा, दो देनी है तो दो दे देंगे। ठीक। अब आता है आर्टिकल 81, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब है लोकसभा, यानी लोकसभा के जो कंपोजिशन है वो कैसे होगी, उसमें सीट्स कितनी होंगी, उसमें लोग कैसे इलेक्ट होकर आएंगे, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। 80 में हमने पढ़ा राज्यसभा, 81 में हम पढ़ रहे हैं लोकसभा। ठीक, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन में क्या बोला है? पहला क्लॉज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 की क्या बात करता है? वो बात करता है कि 2 एंग्लो इंडियंस सीट चुने जाएंगे। अब ये एंग्लो इंडियन की जो पोस्ट है आज के टाइम पे 2019 में अमेंडमेंट करके खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये आर्टिकल जो है आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, पर इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रह गई। द हाउस ऑफ द पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ, पहली बात, पहला क्लॉज बोलता है सब क्लॉज, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स, यानी 530 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, और इनसे नीचे हो सकते हैं बट इनके इक्वल भी हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं होंगे, 530 मेंबर्स होंगे। चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये हम अभी आगे समझेंगे कि कैसे डिसाइड होती हैं। सिंपल है, हर बार से एक बेसिक समझाते हैं। हर बार सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जो टेरिटरी है उसे डिवाइड किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है लोकसभा के लिए, उसी हिसाब से उनकी सीट्स डिसाइड हो जाएंगे। तो ये 530 सीट्स से ज़्यादा नहीं सीट्स अवेलेबल करा सकते हैं आप इलेक्शन के लिए। और डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जनता खुद चुनेगी इन्हें। आप अगर कंपोजिशन देख पाओ तो प्रेसिडेंट, हमारे पहले प्रेसिडेंट, फिर आते हैं वीपी, फिर आते हैं एमपी राज्यसभा, फिर आते हैं एमपी लोकसभा। यानी सबसे ज़्यादा पब्लिक के क्लोज में कौन है? एमपी लोकसभा। पब्लिक के पास राइट है डायरेक्टली इनको चूज करने का, पब्लिक इनको चूज करती है। फिर आते हैं बात राज्यसभा के, यहाँ पे एमएलए डायरेक्टली, एमएलए ये चुने जाते हैं डायरेक्टली पब्लिक से, एमएलए चूज करते हैं राज्यसभा को। अब वाइस, ये जो एमपीज हैं सारे, ये चुनेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, फिर ये चुनेंगे प्रेसिडेंट को। तो राज्यसभा के मेंबर, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये जो इलेक्शन होते हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। एमपी और एमएलए का जो इलेक्शन है ये डायरेक्ट इलेक्शन है, यानी जनता इन्हें खुद चुनती है कि कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा। बाकी के जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला क्लॉज क्या लिखा है। सब क्लॉज बी कहता है नॉट मोर देन 20 members to represent the union territories chosen in such manner as parliament may by the law। यानी जो हमारे पूरे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उन 8 लोगों में डिसाइडेड है कि 20 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। अब वोट कौन डिसाइड करेगा कि 20 सीट में से किसको क्या मिलेगा? वो डिसाइड करेंगे हमारे पार्लियामेंट बाई लॉ। तो सबसे ज्यादा सीट्स दिल्ली को मिली हैं, फिर उसके बाद पुदुचेरी को मिली, बाकियों को एक एक सीट मिली हुई है। तो अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि 530 तो क्लॉज ए में बोल दिया, सब क्लॉज 2 में 20 कह दिया, टोटल कितनी सीट्स हो गई? 550। यानी हाउस ऑफ द पीपल में टोटल 550 सीट्स हैं, इससे ज्यादा सीट्स नहीं दी जा सकती। अब आता है सेकंड क्लॉज, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए, यानी इसमें क्लॉज ऑफ 1, पहला, देयर शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल इन सच मैनर दैट द रेशियो between that numbers and the population of state is so far as practicable and same for all state। अभी यही बता रहे थे ना कि ये जो सीट्स हैं वो कैसे डिसाइडेड होंगी। आओ समझाता हूँ आपको। मैं ये मान लेता हूँ ये एरिया है यूपी का, ठीक। अब यूपी में लगभग 25 करोड़ लोग हैं, ठीक। अब इस पूरे यूपी को 25 करोड़ लोगों को राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन करवाना है। सेम चीज़ बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार। बिहार में करीब 18, जो भी एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, 18-20 करोड़, मैं मान लेता हूँ 20 करोड़ लोग हैं, एक ठीक। अब आप बताओ, यहाँ पे 25 करोड़ लोग हैं, यहाँ 20 और कम कर लो, चलो 15 कर लो, तब ज़्यादा समझना है। 25 करोड़ और 15 करोड़, तो आपको क्या लगता है कि रिप्रेजेंटेशन किसका ज़्यादा होना चाहिए? यूपी का होना चाहिए, यानी इनको ज़्यादा रिप्रेजेंट करने वाले लोग होने चाहिए। बस ये यही बात करता है कि जो यहाँ की टेरिटरी है, ठीक, यानी यहाँ की जो टेरिटरी है और यहाँ के जो लोग हैं, इनका रेशियो, इनका जो रेशियो है वो रेशियो प्लस जो अदर स्टेट्स हैं, यानी ये 15 करोड़ वाला जो राज्य है, ये इसकी टेरिटरी और इसके जो लोग हैं इनका रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली 100% सेम करें, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन ऐड की गई है, देखो, नंबर सो फार एज प्रैक्टिकेबल द सेम फॉर द ऑल स्टेट। यानी मान लेते हैं कि अगर इसका प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत आगे 19-20 का जो हम कहते हैं ना, 19-20 का फर्क चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। इनका रेशियो हमें सेम रखना है, ऑल स्टेट्स का। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हर एक इंसान को। अदरवाइज किसी स्टेट को ज़्यादा, जैसे गोवा है, गोवा की पॉपुलेशन भी कम है, गोवा के लोग भी कम है, सॉरी टेरिटरी भी कम है, अगर आप उन्हें मान लो 20 सीट दे देते हैं
और फिर बगल में उनकी राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक को आप 10 सीट देते हैं, तो इक्वल जस्टिस नहीं होगा ना, क्योंकि कर्नाटक में ज़्यादा लोग रहते हैं, टेरिटरी भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए। तो गोवा के रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ की जनता के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन देना होगा, कर्नाटक के लोगों को उनके अकॉर्डिंग, जो लोग जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? यूपी की है, तो आपको लोकसभा के सीट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं? यूपी में है, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स कहाँ होंगी? यूपी में है। ये है, अगर आप ये नियम समझ गए तो आपको जो पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आता है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं लॉजिक लगा के, कि जब जहाँ पे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा और ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल की जाएंगी। क्लॉज बी क्या कहता है? ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन सच मैनर दैट रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट सो फार प्रैक्टिकेबल एंड द सेम थ्रू आउट द ईयर। बाकी का सबसे में इसमें 2 पॉइंट समझना। देखो अगेन इसमें रेशियो की बात कर रहा है, यहाँ बात हो रही है पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, फिर से उठाते हैं, मान लेते हैं इन्होंने सीट्स दे दी कि ये इतनी सीट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 सीट्स दे दी। अब 5 सीट कैसे डिसाइड करोगे? डिसाइड इस तरीके से करनी है कि मान लेते हैं यहाँ पे 10 लोग हैं, तो यहाँ पे 10 लोगों का रिप्रेजेंटेशन देना है। यहाँ पे मान लेते हैं 20 लोग हैं, तो 20 लोग के यहाँ 30 हैं, 30 के हिसाब से यहाँ 40 हैं, 40 यहाँ 50 50। तो अब मान लेते हैं इस एरिया में ऐसे लोग हैं, तो आप क्या करोगे? आप 50 लोग इस एरिया में रहते हैं, तो इस वाले का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, तो इसका एरिया बढ़ाओगे। ठीक, यानी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप दे रहे हैं वहाँ के पॉपुलेशन और वहाँ की जो टेरिटरी आपने दी है उसके बीच का रेशियो सेम होना चाहिए थ्रू आउट स्टेट। आया समझ में? फिर से समझाता हूँ। देखो मतलब ये जो आपने टेरिटरी दी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, ये वाली दूसरी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये पहली, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मान लेते हैं इसमें जो भी पॉपुलेशन XYZ था, इसका रेशियो आता है 1/2 पॉपुलेशन इज टू टेरिटरी। तो इसका भी 1/2 चाहिए, इसका भी 1/2 चाहिए, इसका भी 1/2 चाहिए, इसका 1:2 चाहिए। यानी पूरे स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन सारे का रेशियो हमें 1/2 चाहिए, जहाँ तक ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो। मान लो 1/1 किसी टेरिटरी में नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, जनता ही नहीं है, मजबूरी है हमें करना, तो 1/1 तक अलाउ हो सकता है, या 1/18 हो सकता है, 1.189 कर दे समथिंग हो जाए। तो जितना प्रैक्टिकल पॉसिबल है उतना हमें क्लोज रखना है, कि वो रेशियो सेम रहे पूरे स्टेट का। यही बात वो कह रहा है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट इज टू द स्टेट। अब आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल टू एनी स्टेट एज लॉन्ग एज टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। देखो अगर किसी स्टेट की मान लेते हैं पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, ठीक, मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, तो अब अगर आप यहाँ पे क्लॉज ए में क्या बोला है कि आपको रेशियो मेंटेन करना है ऑल स्टेट्स का, भाई पॉपुलेशन ही डाउन है, आप रेशियो मेंटेन कैसे करोगे? तो इसलिए ये रूल उन पर अप्लाई नहीं होता है, ये वाला। प्रोवाइडेड फॉर द सब क्लॉज ए ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट। यानी अगर आप कहोगे 60 लाख है, जब रेशियो ही नहीं मैच कर रहा हो, आप क्या सीट नहीं अलॉट करोगे? बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है। तो इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि अगर 60 लाख से कम है, यानी 6 मिलियन से कम है, तो आप ये रूल अप्लाई नहीं होगा उन पर। अब आता है क्लॉज 3। इन दिस आर्टिकल एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained as the last preceding census of which the relevant figures have been published। यस, अभी इतना पॉपुलेशन हमने सुना, पॉपुलेशन को इन्होंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि पॉपुलेशन कौन सा वाला काउंट करेंगे। इन्होंने बोला जो लास्ट प्रीसीडिंग है, पिछला वाला सेंसस हुआ है, अगर मान लो जनरल इलेक्शन 2029 में होगा, ठीक, तो 2029 में होने से पहले जो पिछला सेंसस का 2026 में चल रहा है, तो 2026 वाला डेटा अगर ये पब्लिश हो गया तो काउंट होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, स्पेशली मेंशन्ड है पब्लिश। मान लेते हैं 26 में सेंसस हुआ और इसको पब्लिश ही नहीं किया 2030 तक, तो ये काउंट ही नहीं होगा। तो जो हमारा पिछला चलता है वो काउंट करेंगे। वो पिछला क्या है आगे इन्होंने मेंशन किया है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर से देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन दिस क्लॉज टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ व्हिच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड शैल अंटिल द रेलेवेंट फिगर्स फॉर द फर्स्ट सेंसस व्हिच आफ्टर द 2026 हैव बीन पब्लिश्ड। 2026 के बाद पहला सेंसस जो पब्लिश किया गया, इसमें 2 क्लॉज इन्होंने दिए। पहला है पर्पस ऑफ द सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 2 एंड द प्रोवाइजो ऑफ दैट क्लॉज एज रेफरेंस ऑफ द 1971 सेंसस। यानी जो पॉपुलेशन, देखो क्योंकि उस समय पे परिवार कंट्रोल वाला, फैमिली वेलफेयर, फैमिली कंट्रोल वाला जो नियम चला था राजीव गांधी के टाइम पे, संजय गांधी इसके लिए बड़े बदनाम हुए थे, उन्होंने किया भी था ऐसा कुछ एक्ट, आप जाके पढ़ना क्या किया था।
तो इसलिए पॉपुलेशन बहुत सारे स्टेट्स की डिक्लाइन होगी। तो ये जो टसल था, उस टसल को दूर करने के लिए 1971 के सेंसस को आज भी इस्तेमाल किया जाता है इन सीट्स को डिसाइड करने के लिए। जनता को अगर काउंट करना है, आपको एक्चुअल पॉपुलेशन आज की डेट में देखनी है, तो आप लेटेस्ट सेंसस 2011 वाला देख सकते हैं, ठीक है। अगर और ज्यादा अपडेटेड देखना है तो अब आधार कार्ड का डेटा देखिए। मोदी जी कई बार बोलते हैं ना हम 140 करोड़ की जनता, तो वो 140 करोड़ की जनता यहीं से, वो आधार कार्ड 140 करोड़ बन चुका है, ठीक है। बट जब बात आती है एमपी एमएलए की सीट्स के एलोकेशन की, रिप्रेजेंटेशन की, तब हम सेंसस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, 1971 वाला। फिर जो क्लॉज 2 जो सीट्स हैं, वो सीट्स को डिसाइड करना है कि कितने सीट्स होंगे, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेंगे, उसके लिए जो पॉपुलेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, वो टेरिटरी डिसाइड करने के लिए 2001 वाला सेंसस यूज किया जाएगा। आप समझ रहे हो, यानी पॉपुलेशन का जो ए में, यहाँ पे देखो क्लॉज ए में जो रेशियो दिया गया, इसके लिए हम 1971 वाला रेशियो सेंसस यूज करेंगे। बी वाले के लिए हम 2002 का रेशियो यूज करेंगे, सेंसस यूज करेंगे। ये है इसका मतलब। अब आता है आर्टिकल 82, readjustment after each census. Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the states and the division of each state into territorial constituency. यानी वही जो क्लॉज ए और बी में बोला गया है कि सीट्स और टेरिटरीज का जो डिवीजन होगा shall be readjusted by the such authority and in such manner as parliament may by law determine. देखो, जैसे ही सेंसस हुआ, पहला सेंसस मान लेते हैं, आज 2026 में सेंसस होगा, ठीक, मान लिया, पब्लिश भी होगा, सब कुछ होगा। अब 2029 में इलेक्शन होना है। अब इससे पहले क्योंकि नियम लिखा हुआ है, इनको करना पड़ेगा, तो सीट्स और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करनी है, इन्हें रीएडजस्ट करनी है। तो अब क्या होगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और लॉ बना के एक अथॉरिटी बनाएगी जो ये एडजस्टमेंट करेगी, टेरिटरीज और सीट्स दोनों डिसाइड करेगी। अब आप मुझे बताएंगे, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बताना कि मैं ही बता देता हूँ। इसको बोलते हैं, जो ये अथॉरिटी बनाए, तो उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। ये डिलिमिटेशन कमीशन आज तक 4 बार बना है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि देयर हैज बीन 4 डिलिमिटेशन कमीशन मेड। तो पहला बना था 1952 में, दूसरा बना था 1963 में, तीसरा बना 1973 में, चौथा 2002 में। आप कमेंट करके बताओगे कि 5वां डिलिमिटेशन कमीशन बना है या नहीं। अगर बना है तो किस साल में बना है और उसके हेड कौन है। आगे है, प्रोवाइडेड दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल अंटिल डिसोल्यूशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग हाउस। मतलब ये कि मान लेते हैं आपने कोई डिलिमिटेशन कमीशन, 2002 का डिलिमिटेशन कमीशन बना, इन्होंने सीट्स और टेरिटरीज को एडजस्ट कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो अभी एग्जिस्टिंग, मान लेते, देखो 2002 से लेके 2007 तक एक गवर्नमेंट चल रही थी, मान लिया मैंने, वो छोड़ो, अभी का समझे लेटेस्ट। 2024 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब 2029 तक कुछ नहीं होने वाला, यही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब इस दौरान बहुत सारे लोग एमपी बन चुके हैं, तो अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने एडजस्टमेंट करी, तो ये जो 2024 से 29 तक चलता आया है, ये चलते रहेंगे। बट जब 2029 में इलेक्शन होंगे, उससे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू, गैजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू ये पब्लिक को बता दिया जाएगा कि अब जो एडजस्टमेंट हुआ है वो एप्लीकेबल होगा 2029 से। यानी जो एग्जिस्टिंग है 24 से 29 तक, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस पूरे प्रोवाइजो का ये मतलब है। प्रोवाइजो 2 क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल take effect from such date as the president may by order specify until such readjustment take effect by election of the house may be held on the basis of territorial constituencies existing before such रीएडजस्टमेंट। मैंने वैसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट ये सिंपल सा बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट जब ये लॉ बनाएगी, लॉ बनाने के बाद प्रेसिडेंट इसे नोटिफाई करेंगे, ऑर्डर करेंगे, स्पेसिफाई कि ये कब तक नहीं होगा और कब से ये इफेक्ट लेगा। जैसे लाइव एग्जांपल समझो, मोदी जी ने 2023 में एक 2024 में मातृ बंधन समथिंग कुछ 106 अमेंडमेंट लेके आए। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, इसको इन्होंने 2023 में पास करवा लिया, लेकिन ये लागू कब हुआ, 2024 में एप्लीकेबल करवाया, शायद नहीं 2025 में, पिछले साल, 2 साल बाद इन्होंने इफेक्ट, कब, वो भी जब टसल मच गया था एकदम, बहुत हबड़ दबड़ में इन्होंने करवा दिया, ठीक है। बट वैसे होना था वो 2029 के आसपास तक, कुछ ऐसे इन्होंने क्लॉज रखे थे कि अगले उससे काउंट होंगे, लेकिन इन्होंने बहुत हबड़ दबड़ में अभी से करवा दिया इफेक्ट। ये उसी की बात कर रहा है कि भले पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, लेकिन किसी एक दिन से डिसाइड होगा किस दिन से ये इफेक्ट लागू हो जाएगा। थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है, ऑल्सो अंटिल द रेलेवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द ईयर 2026 हैव बीन पब्लिश्ड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्ट। यानी 2026 से पहले, 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा, उसका जो डेटा पब्लिश हो गया उसके बाद ही ये रीएडजस्टमेंट होगा, उससे पहले नॉट नेसेसरी। यहाँ पे सेल लिखा है, जरूरी नहीं है, ये करेंगे ही नहीं, करेंगे भी नहीं, रोक दिया गया है। वही चीज कि सीट्स के एलोकेशन के लिए 1971 का डेटा देखेंगे, टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करने के लिए 2001 वाला सेंसस आप देखेंगे। अब आता है आर्टिकल 83, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पहला हाउस क्या, सबसे बड़ा हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, शैल नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी ये कभी डिसोल्यूट होगा ही नहीं। डिसोल्यूशन का मतलब है कि आप इसका टर्म एक्सपायर हो गया, आप नए लोग आएंगे, तो ये कभी एक्सपायर ही नहीं होगा इस पूरे, यानी ये हमेशा बना रहेगा। But as nearly as possible 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year। यानी
अब क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो हर साल इन्हें चेंज करने हैं, तो भाई हर साल तो नहीं करेंगे, 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स को ये रिटायर कर देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं कि आप अब अगले 2 साल के बाद चाहेंगे नए 2 साल के नए मेंबर्स आएंगे उसके बाद उन सीट्स में चुन करके। बट वैसे क्या होता है, जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं ये बाय रूल डिसाइडेड है कि ये 6 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं। यानी अगर वैसे आपको इन जनरल जानना है कि एक एमपी ऑफ राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, तो वो है 6 साल। ये हर 2 साल के बाद चेंज किए जाते हैं, पर राज्यसभा कभी डिसोल्यूट नहीं होती, ये ध्यान रखने वाली बात है। अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन मेड बाय बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बाकी लॉ बना के कुछ भी कर सकती है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, द हाउस ऑफ द पीपल अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of said period of 5 years shall operate as a dissolution of the house। मतलब ये कि जो पार्लियामेंट के जो लोकसभा वाले लोग हैं, इन लोगों का जो टेन्योर है वो 5 साल का रहेगा, 5 साल तक ये अपने टेन्योर को रखेंगे, लेकिन वो 5 साल कहाँ से काउंट होगा, फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। जैसे मोदी जी 26 मई 2014 को आए थे पार्लियामेंट में, इन्होंने कार्यभार संभाला था, यानी अगर 2029 में कुछ चेंजेस आते हैं तो 26 मई 2029 तक ये वैसे चलता रहेगा अभी तक। उससे पहले पहले इलेक्शंस हो जाएंगे, अगर सरकार चेंज होनी होगी या सरकार यही रहनी है तो 26 मई 2029 को ये चीज़ बदली जाएगी। अंटिल यहाँ पे लिखा है नो लॉन्गर एक्सपायरेशन ऑफ सेट पीरियड। अभी इसमें एक और क्लॉज है, प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में व्हाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम, नॉट एक्सीडिंग in any case beyond a period of maximum 6 months after proclamation has ceased to operate। आपको 2 चीज समझाता हूँ। पहली चीज, यहाँ जो क्लॉज 2 में इन्होंने लिखा था कि 5 साल आ गया है, 5 साल तक ये रहेंगे, 5 साल तक ये रहेंगे। एक यहाँ पे बात लेकिन ऐड की है, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में अभी मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो चलती है सपोर्ट से, 2 पार्टीज के सपोर्ट से चलती है। चंद्रबाबू नायडू मान लेते हैं उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया, तो इनकी मेजोरिटी हो जाएगी खत्म। तो जैसे ही मेजोरिटी हाउस में खत्म हुई, ये तुरंत पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर जाएगी, और जैसे ये डिसॉल्व हुआ नया इलेक्शन होगा, नए इलेक्शन के बाद ये जो डेट इन्होंने बोला था ना, वो डेट खत्म हो जाएगी, कोई मायने नहीं रखती, फिर से नई डेट डिसाइड होगी। तब तक के लिए कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये कोई ना कोई बैठा रहेगा और उन्हें हटा के नई गवर्नमेंट बैठेगी, और जिस दिन वो बैठेगी उसके बाद फिर 5 साल वो अपॉइंट रहेगी, 5 साल तक के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड में क्या दिखा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कि अगर मान लेते हैं 1975 का केस ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हुआ क्या था कि इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इंदिरा जी ने 25 जून, मैं पहले टाइम लाइन बनाता हूँ, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब ऐसे टाइम पे जो 5 साल का टेन्योर है, ठीक है, कि 5 साल के अंदर गवर्नमेंट को पूरा करके निकलना है। अब ऐसे टाइम में इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने बिल लाया और इसको टेन्योर को बढ़ा दिया, 25 जून 1976 तक के लिए बढ़ा दिया। अब फिर आता है अगेन, इन्होंने बढ़ाया 6 मंथ के लिए, 1977 के आसपास जाके इन्होंने इसे हटा दिया इमरजेंसी को। अब मान लेते हैं 25 जून को ही ये हट गया, ठीक है, जून को ही मान लेते हैं, 1 साल और मान लेते हैं, हटा दे, 25 जून को इन्होंने हटा दिया। अब जैसे ही 25 जून को हटा है, तो आगे का जो 6 महीना यानी 25 दिसंबर से पहले तक ये लागू होगा। इसके बाद बाय डिफॉल्ट इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। यानी ये 2 टर्म तक इन्होंने अपना एक्सटेंड किया, तीसरा टर्म एक्सटेंड नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही इन्होंने 25 जून 2077 को अपना काम खत्म किया, मतलब इमरजेंसी खत्म हुई, जैसे ही खत्म हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें नए इलेक्शन करवाने, नए लोगों को बुलाना है, अदरवाइज ये टेन्योर इनका खत्म माना जाएगा। देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट। जैसे ही 25 जून 1977 को ये सीज हुआ, 25 दिसंबर को उससे पहले इन्हें हटा देना है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये। आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं आर्टिकल 84, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन पार्लियामेंट अनलेस ही। इसके पहले मैंने आपसे बोला था कि जब आएगा बताऊंगा कि पार्लियामेंट के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, आपने प्रेसिडेंट पढ़ा तब भी लिखा था एक कंडीशन उसमें थर्ड वाला कि क्वालिफाई टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा तब भी यही आया था थर्ड क्लॉज में, तो वो क्या था यहाँ है, अब हम पढ़ेंगे इसे। तो क्वालिफाई करने के लिए पहला क्लॉज क्या है कि टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली चीज ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए पहला। दूसरा क्या है, मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथोराइज्ड इन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule। यानी इनको क्या करना है, ओथ और अफर्मेशन लेना है, किसके द्वारा लेना है, ऐसा पर्सन जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑथराइज करेगा, ठीक। दूसरी चीज की ओथ एंड अफर्मेशन लेना है। तीसरी चीज क्या है, इज इन द केस ऑफ अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज। आपको इसके लिए एज जो होना चाहिए 25 साल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ, सॉरी यहाँ आगे
काउंसिल ऑफ स्टेट्स का आपको अगर मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर बनना है तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। थर्ड सब क्लॉज कहता है पॉसेसेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दैट बिहाफ बाय और अंडर एनी लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। यानी ये 3 बेसिक कंडीशंस तो होंगी, लेकिन कुछ और कंडीशंस जो पार्लियामेंट डिसाइड करे वो भी हो सकती हैं बाय लॉ। ये 3 चीजें आपको क्वालिफाई बनाती हैं कि आप प्रेसिडेंट बन जाएं, आप वाइस प्रेसिडेंट बनाएं, आप काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर बने या हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर बने। साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जिसमें बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ईजी है बट बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसका बहुत ईजी मैं बना के लाया हूं, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो, अगर आपको हमारे देश में वोट डालना है तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? सबसे मिनिमम एज हमारे देश की, सबसे जहां से आपके राइट से स्टार्ट हो जाते हैं, वो है 18 साल की एज। यानी 18 साल की उम्र के बाद से आप वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक, सबसे मिनिमम एज है। सेकंड है, अगर आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है जो आने वाले टाइम में होने वाला है, पंचायत का इलेक्शन लड़ना हो या म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ना है, तो आपको 3 साल, 18 साल का 3 साल और वेट करना है, 21 साल के हो जाइए तो आप 21 साल के बाद लड़ सकते हैं इलेक्शन। ठीक, नेक्स्ट है, अगर आप कोई फॉर्म भरना चाहते हो देश में ना, तो भी आपको 21 साल चाहिए, एक्सेप्ट आर्मी वगैरह का जिसमें 18 साल से। यानी आप ये समझ लो फॉर्म भरने की भी डेट 18 साल से ही शुरू होती है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भर रहे हो तो 18 साल से शुरू हो जाती है। पंचायत का इलेक्शन अगर लड़ना है तो 21 साल, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ना है तो 21 साल। लेकिन अगर आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है तो आपकी एज 25 साल मिनिमम होनी चाहिए। इन दोनों के लिए, एमएलए और एमपी बनने के लिए, एमपी ऑफ लोकसभा बनने के लिए 25 साल मिनिमम एज चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपको मेंबर ऑफ राज्यसभा या एमएलसी बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है, तो आपको 30 साल की उम्र रखनी होगी। इन दोनों केस में आपकी उम्र 30 साल होगी तो आप बन सकते हैं। सबसे बड़ी एज चाहिए आपको, वो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन 2 पोस्ट के लिए आपकी एज 35 होगी तो आप बन सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं आप वोट चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, तो वोटर बनने के लिए 18 साल, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए 21 साल, एमएलए एमपी के लिए 25 साल, राज्यसभा और एमएलसी के लिए 30 साल, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। ये है पूरा क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब हम आर्टिकल 85 देखते हैं, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोरोगेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोरोगेशन, मींस प्रोरोगेशन और डिफरिंग डेराइव्ड फ्रॉम प्रोरोगेर टू आस्क पब्लिकली और टू एक्सटेंड अ टर्म विच कंबाइंस, प्रो का मतलब है बिफोर एंड रोगर का मतलब है टू आस्क और टू प्रपोज अ लॉ। यानी सिंपल सा मतलब है कि बुलाना, सेशन को बुलाना, या किसी को अगर ऑफिशियल टर्म में इंडिया में देखना है आपको तो प्रोरोगेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट के हाउस के सेशन को बुलाना, ये है सिंपल। और डिसोल्यूशन का मतलब है जिस सेशन को आपने बुलाया है उसे डिसॉल्व कर देना फर्दर सेशन के लिए। इसके बारे में इसमें बात की गई है। पहला क्लॉज बोलता है द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये आर्टिकल जो बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ो क्योंकि बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, एक एक वर्ड की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली चीज, कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाएंगे। शैल का मतलब है मैंडेटरी है, बुलाएंगे ही बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? टाइम टू टाइम समन, यानी प्री डिस्क्राइब्ड टाइम नहीं है कि आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने बुलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टू टाइम बुलाना है। किसको बुलाना है? ईच हाउस, एक हाउस की बात नहीं कर रहा है, ईच मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों को। टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। यहाँ पे फिर अगेन ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पार्लियामेंट, मान लो पार्लियामेंट बिल्डिंग के अलावा क्या कहीं बुलाई जा सकती है? तो यस, बुलाई जा सकती है। 2026 के ही क्वेश्चन, यूपीएससी के क्वेश्चन में ही पूछा गया है, क्योंकि इसमें लिखा है सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर प्लेस सही है। देखो, आज के टाइम में हमारे पार्लियामेंट की 2 बिल्डिंग्स, एक ओल्ड बिल्डिंग है, एक न्यू बिल्डिंग है। ठीक, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में मान लो प्रेसिडेंट को लगता है कि ओल्ड वाली बिल्डिंग सही है, चलो यहाँ करेंगे, तो वो ओल्ड बिल्डिंग में बुला लेंगे। अगर उनको लगता है न्यू बिल्डिंग सही है तो वो न्यू बिल्डिंग में बुला लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि सच टाइम एंड प्लेसेस एज ही थिंक्स फिट। टाइम की भी बात है कि टाइम प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। मान लो प्रेसिडेंट को लगता है कि 9 बजे बुलाना है, 10 बजे बुलाना है, या बाद 2 बजे बुलाना है, या कल बुलाना है, आज बुलाना है, वो सब प्रेसिडेंट के ऊपर है। बट ये डिस्क्रिप्शन तो दिया है प्रेसिडेंट को, साथ में उनके ऊपर एक साथ में जंजीर क्या लगा दी, वो ये कि बट 6 मंथ शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन वन सेशन। यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक बार बुलाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। यानी मान लेते हैं कि एक सेशन हुआ 1 जनवरी नहीं, वैसे हमारा एक सेशन होता है ना फरवरी में, 1 फरवरी, एक आजकल 31 जनवरी को बैठा दिया जाता है, 31 जनवरी 2026 को हुआ। अब जनवरी से होता है यानी जून तक 6 महीने पूरे हो जाने चाहिए। ठीक, यहाँ पे जून, तो आप डिसाइड कब करोगे? तो जून 1 जून तक क्या काउंट करो? जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से काउंट करोगे, या जिस दिन खत्म हुआ उस दिन से? तो इसका आंसर है लास्ट सिटिंग। यानी ये जो आप नोटिस करोगे 31 जनवरी को जो हमारा बजट सेशन बैठता है वो मार्च में कहीं जाके खत्म होता है। मार्च में लगभग 20 मार्च के आसपास यूजुअली समाप्त होता है। 20 मार्च 25 मार्च से डेट वेरी करती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट समझना ये है कि 20 मार्च से लेके
अगले 6 महीने, यानी कि जिस दिन खत्म हुआ है लास्ट सिटिंग उस दिन से 6 महीने काउंट होंगे। और ये 6 महीने कब होंगे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त से पहले पहले आपको सेशन बुला लेना है। तो इसीलिए हमारा जो मानसून सेशन होता है वो जुलाई के एंड में और अगस्त की शुरुआत में रख लिया जाता है। अब अगस्त में मान लेते हैं शुरू हुआ, सबसे छोटा सेशन होता है दिसंबर वाला, अगस्त में शुरू हुआ और ये सितंबर के आसपास मान लेते हैं खत्म हुआ, तो अगला सेशन कब होना चाहिए? दिसंबर के आसपास होगा, जो कि 6 महीने पूरे नहीं हो पाते उससे पहले पहले। दिसंबर में ये शुरू होता है और दिसंबर में ही खत्म हो जाता है। सबसे छोटा सेशन होता है दिसंबर वाला। इसमें बस इंपॉर्टेंट बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, छोटे मोटे कोई लॉज बनाने हो जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए इमीडिएट रिक्वायर्ड है वो किए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें सब क्लॉज 2 क्या कहता है? प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, पहला प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस, दूसरा डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। यस, ये दो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है। पार्लियामेंट की डिसॉल्व कौन करता है? देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मे, इसका मतलब है प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे है। प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन का मतलब है कि प्रेसिडेंट इसे कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं, कंडीशंस हैं कि ये करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उस पर, या फिर देखो डिसॉल्व ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल है। डिसॉल्व कैसे कि मान लो लोकसभा के फ्लोर पे कोई बिल आया और वहाँ से गवर्नमेंट उसे पास नहीं करा पाती है किसी वजह से, मेजोरिटी खासकर वोटिंग थैंक ये आगे हम पढ़ेंगे, या अपनी मेजोरिटी खो देते हैं, तो ये प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे इनकी सीट्स को। दूसरा है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस, यानी पार्लियामेंट के जो दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, प्रेसिडेंट चाहे तो सिर्फ राज्यसभा या सिर्फ लोकसभा को बुला सकते हैं, या चाहे तो दोनों को बुला सकते हैं, ये उनके पास डिस्क्रिशन है। अब आते हैं आर्टिकल 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। पहला क्लॉज क्या कहता है? द प्रेसिडेंट मे एड्रेस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउस असेंबल्ड टुगेदर एंड फॉर द पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स, यानी पार्लियामेंट के जो दोनों सेशंस हैं इनको प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को या एक को कभी भी एड्रेस कर सकते हैं। सेकंड क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सुनना। देखो एक और चीज़ अभी खैर आगे आएगा वो बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि प्रेसिडेंट जब भी एड्रेस करेंगे तो उस समय आपको आना ही पड़ेगा, अनटिल अनलेस कि आप बहुत कोई वैसी चीज़ है तभी आप हाउस को स्किप करेंगे। अदरवाइज आपने अगर एब्सेंट किया, जैसे स्कूल में आप एब्सेंट होते हो ना तो एप्लीकेशन लिख के ले जाते हो, वैसे ही आप अगर एब्सेंट होते हैं तो आप अपने स्कूल के हेडमास्टर को देते हैं। तो हेडमास्टर कौन है? लोकसभा में अगर हैं तो आप लोकसभा के स्पीकर को अपनी छुट्टी का देंगे, और अगर राज्यसभा में तो अपने चेयरमैन को छुट्टी का नोटिस देंगे। बिसाइडेड दैट, आप अगर लोकसभा के स्पीकर को जो छुट्टी वाला नोटिस है उस पर साइन कौन करेगा? आपके साइन में तो आपके पापा हम भी कर देते हैं, इनके में साइन करते हैं ये जिस पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी हेड करते हैं, पार्टी नेशनल पार्टी के जो हेड हैं वो साइन करेंगे, तब इनकी छुट्टी अप्रूव होती है और तब ये इन्हें उस दिन एब्सेंट मार्क किया जाता है, अदरवाइज इन पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक, अब अगला क्लॉज देखते हैं, क्लॉज 2, द प्रेसिडेंट मे सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वेदर द रिस्पेक्ट टू अ बिल देन पेंडिंग इन पार्लियामेंट और अदरवाइज, एंड a house to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to taken into consideration। यानी सिंपल सी चीज है, प्रेसिडेंट चाहे मे सेंड, मैं प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी हाउस को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, किसी भी बिल के लिए या किसी भी और पेंडिंग काम के लिए भेज सकते हैं। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है विद कन्वेंशन कि वो उनके मैटर को कंसीडर करें, जरूरी नहीं कि वो उन पर इम्पोज करेगा, बट एज अ कन्वेंशन, क्योंकि हमारे देश का पहला नागरिक है प्रेसिडेंट, तो उनके रिस्पेक्ट के लिए उनकी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। अब आता है आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 87। पहला क्लॉज कहता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब पहली इसी लाइन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में इलेक्शन हुआ, 2024 में इलेक्शन हुआ, 4 जून को इसका रिजल्ट आया। ठीक, रिजल्ट आने के बाद पहला सेशन का बुलाया गया जुलाई में फर्स्ट सेशन हुआ, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, उन्होंने पहले दिन ओथ ली, पहले तो उन्होंने हाउस की मेंबरशिप ली। जिस दिन उन्होंने हाउस की मेंबरशिप ली उसके बाद पहला एड्रेस हुआ। ठीक, जिस दिन वो एड्रेस हुआ उस एड्रेस को किसने एड्रेस किया था? हमारे प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था। यानी बोथ फर्स्ट सेशन, यानी जुलाई में जब इलेक्शन के बाद पहला सेशन, जून 2024 में जब ये रिजल्ट आ गया, पहला इलेक्शन हो चुका है, उसके बाद पहला सेशन कब बना? जुलाई में। तो उसी दिन ये पहला जो सेशन है उसको एड्रेस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये है सिंपल सा फर्स्ट क्लॉज का मतलब। अब एक सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन आती है इसमें, एंड, और ये चीज़ हर बार होगी, जैसे 2024 में हुई, अब 2029 में जब इलेक्शन होगा उसके बाद जो पहला सेशन होगा उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, उसके बाद जो इलेक्शन होगा उसमें भी यही होगा। जनरल इलेक्शन का मतलब है पार्लियामेंट वाला इलेक्शन, एमपी का जो चुनाव होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। अब अगला जो लाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बोथ हाउस द एंड द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन and at the commencement of the first session of each year the president shall address both house of parliament assembled together and inform parliament of the causes of its summon। अब देखो पहला इलेक्शन, क्योंकि अब ऐसे समझो, एक टाइमलाइन बनाता हूँ।
जुलाई में पहला सेशन हुआ, जुलाई में यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने एड्रेस दे दिया। अब फिर अगेन वही दिसंबर में हुआ सेशन, 2024 में हुआ ना, 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद पहला सेशन इसको प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, दिसंबर में सेकंड हुआ। अब आता है 1 जनवरी 2025। 2025 के बाद पहला सेशन कब बैठता है? 31 जनवरी को। 31 जनवरी को पहला सेशन स्टार्ट होगा, यानी हर साल जब पहला सेशन होगा 31 जनवरी को जो पहला सेशन होगा उसको फिर प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। यानी अभी 2025 को 2026 इस साल में आप नोटिस करोगे तो 31 जनवरी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है जिसका पीडीएफ रिलीज किया जाता है। तो फिर अगेन 31 जनवरी को प्रेसिडेंट ने फिर बताया कि आपको हमने क्यों बुलाया है। 2027 आएगा, फिर 31 जनवरी को प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। 2028 आएगा, फिर 31 जनवरी को प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करेंगे। यानी हर साल पहला जो सेशन है उसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे 31 जनवरी को, और ये बताएंगे कि हमने आपको क्यों बुलाया। इसके पहले बताया था ना, प्रोरोग करेंगे, समन करेंगे, यानी सारे मेंबर्स को बुलाएंगे एज ही थिंक मे फिट, जहाँ पे प्लेस और टाइम। तो ये है पूरे आर्टिकल क्लॉज का मतलब। पहला इलेक्शन होगा तो पहली मीटिंग को एड्रेस करेंगे, और हर साल के पहले सेशन को, यानी जो बजट सेशन है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। अब सेकंड है सेकंड क्लॉज। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जब भी प्रेसिडेंट एड्रेस देंगे उसके बाद जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उस गवर्नमेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया आपका मेजॉरिटी है, यानी वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस को आपको पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा, और वो पास कराने के लिए आपको वोट ऑफ थैंक्स देना पड़ेगा। अगर आप फेल हो गए, वोट ऑफ थैंक्स नहीं दे पाए, तो आप बाहर कर दिए जाओगे, फ्लोर से बाहर। तो चलिए, आपकी जो गवर्नमेंट है डिसॉल्व मान ली जाएगी। अब आता है आर्टिकल सब क्लॉज 2, प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग the procedures of either house of the allotment of time for discussion of the matters referred by in such। मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाया जाएगा प्रेसिडेंट के। देखो, सबको टाइम अलॉट किया जाएगा। ये जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ क्लॉज ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें बहुत डिटेल में लिखा है, ये हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप देखते हैं कि अक्सर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिल्लाते रहते हैं कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कई सारे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट दिया जाता है। देखो, बहुत कम टाइम के लिए हमारा पार्लियामेंट चलता है, उसमें 550 MP हैं लोकसभा के। अब हर किसी को अगर 1-1 मिनट भी दे दोगे तो 530 मिनट देने पड़ेंगे। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया जाता है टाइम कि किसको कितना दिया जाएगा। अगर सबको देने लग जाएंगे टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशंस रह जाएंगे, इसलिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। अब आता है आर्टिकल 88, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउस। आप नोटिस करोगे यहाँ पे 2 चीज ऐड हुई है, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों को एक साथ रखा गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो राइट्स एक को मिलेंगे दूसरे को भी मिलने वाला है इस आर्टिकल में। आप समझते हैं क्या? एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक, कहाँ, एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच हाउस, ईदर हाउस। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कौन? अटॉर्नी जनरल। स्टिल उन्हें मिनिस्टर के बराबर का पावर मिलता है कि ये किसी भी हाउस में जाके बोल सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, आप कभी नोटिस करेंगे निर्मला सीतारमण जी मेंबर ऑफ राज्यसभा है, स्टिल वो कभी लोकसभा के अंदर आके बजट पास कराती हैं। कैसे भाई? एक हाउस के मेंबर हैं आप, दूसरे हाउस में कैसे बोल सकते हैं? वो इस आर्टिकल के तहत उन्हें पावर मिलती है कि वो राइट टू स्पीक करता है, और अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईदर हाउस, वो किसी भी हाउस में जाके पार्ट ले सकती हैं। ठीक, सेम काम अटॉर्नी जनरल के साथ भी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों बैठ के एक साथ कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं, जॉइंट सिटिंग है, तब भी ये दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज मेंबर बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी द एंटाइटल्ड टू वोट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों लोग, चाहे कोई कमेटी हो पार्लियामेंट की, उसके मेंबर बन सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, मेंबर बन सकते हैं, पर जब इन्हें वोट डालने की बात आएगी तो ये वोट नहीं डाल सकते उस कमेटी में। ठीक, लेकिन एक यहाँ इंटरेस्टिंग बात, राइट टू स्पीक मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों को मिला है, लेकिन राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर को मिलता है, वो भी अपने हाउस में जाके। ये किसी भी हाउस में वोट नहीं डाल सकते। अगर जैसे निर्मला सीतारमण जी को कोई वोट डालना है तो वो हमेशा राज्यसभा में जाके वोट डालेंगे, वो लोकसभा में वोट नहीं डाल सकते। लोकसभा में आके बजट सेशन में बोल सकती हैं, लेकिन वोट करेंगी राज्यसभा में जाके। ऐसे ही होम मिनिस्टर साहब हमारे लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन वो बोलते राज्यसभा में भी हैं। राज्यसभा में वोटिंग का जब टाइम आएगा तो वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आके वोट करेंगे। तो ये पूरे आर्टिकल का मतलब ये है, आर्टिकल 88। आई होप आपको समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अगला, अगर कोई आपका डाउट है तो वो कमेंट करके हमें बताइए, या फिर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, टेलीग्राम के थ्रू आप अपना मैसेज दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू आप अपना मैसेज दे सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्द रिप्लाई कर देंगे।